हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 18 अक्टूबर करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। आप इनको डेली बेसिस से कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ग्रुप सी के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में जो ग्रुप सी के एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, तो उसकी वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से में लग जाइए। और उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये बहुत ही शानदार ग्रुप चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी कंटेंट दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सारा कंटेंट इसमें मिल रहा है, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली एमसीक्यूज भी ले सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है। 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किया गया है और एमपी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एमपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट हो, यानी कि जहाँ पे फिल्में आसानी से शूटिंग की जा सकें वहाँ पर, और बहुत अच्छे से शूटिंग की जा सके, तो ऐसा राज्य किसको बनाया गया है, किसको अवार्ड मिला है ऐसे राज्य का, वो एमपी को मिला है। तो टेस्टिमोनी ऑफ आना, इसको नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सूराराई पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सूर्या और अजय देवगन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है और अपर्णा बालामुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है नाचम्मा को AK अय्यप्पनम कोशियम के लिए, और राहुल देशपांडे को मिला है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। तानाजी जो मूवी है, उसको अवार्ड मिला है बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए, और सच्चिदानंदन KR को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है मलयालम मूवी AK अय्यप्पनम कोशियम के लिए। ये अवार्ड्स किस किस को मिले हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है, न्याय मित्र। तो ये न्याय मित्र क्या होते हैं? तो न्याय मित्र एम्स टू फैसिलिटेट एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड पेंडिंग केसेस इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो न्याय मित्र उनको कहा जा रहा है जो कोर्ट की मदद करते हैं, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, और जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं यानी कि अधीनस्थ न्यायालय हैं, तो उनकी हेल्प करा जाती है उन केसेस में जो केसेस 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं। सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ न्याय मित्र प्रोग्राम इन 2017, अ टोटल ऑफ 38 न्याय मित्र वर एंगेज्ड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कि जब से 2017 से न्याय मित्र की स्कीम लाई गई है, तब से 38 न्याय मित्र जो हैं एंगेज किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में पूरे देश के अंदर। फिर आता है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इसको 7 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था। टू एनरोल या टू री एनरोल आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी कि वो लड़कियां 11 से 14 साल की, वो लड़कियां जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, जिन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर गई हुई स्कूल से, तो उनको वापस से, जिससे कि उनका दाखिला करवाया जा सके स्कूल के अंदर, तो उसके लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। मेन कंपोनेंट जो है स्कीम के वो क्या हैं? वो है सोशल मोबिलाइजेशन, यानी कि जो सोसाइटी है, सामाजिक है, समाज के हिसाब से हमें देखना है, तो समाज का जुड़ाव करना है, हमें अवेयरनेस लानी है और इंसेंटिवाइज करना है किनको? आंगनवाड़ी वर्कर्स को। कि आंगनवाड़ी अगर जो वर्कर्स होंगे, अगर उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको कहेंगे कि आप जो लड़कियां हैं आपके आसपास की, उनको लेके आइए स्कूल में, उनका दोबारा एडमिशन करवाइए, तो उनसे उनको इंसेंटिवाइजेशन भी मिलेगा और जो सरकार की स्कीम है उसको बल भी मिलेगा फॉर काउंसलिंग एंड रेफरेंस। फिर आता है मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2 लाख
पूरे देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने का निर्णय लिया है। सभी को 40-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे 2021-22 से 2025-26 तक। नेक्स्ट आता है श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि इस टाइम पे आयुष मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। इनॉग्रेट्स वैक्सीनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक वैक्सीनेशन सेंटर यानी जो एक टीकाकरण केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। और एक लॉन्च की है बाल रक्षा मोबाइल ऐप एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष जो हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इनॉग्रेट किया है वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पे। इन्होंने बाल रक्षा मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है, जिसका एम है क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी पीडियाट्रिक का मतलब ये हुआ कि रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और दिस ऐप विल ऑल्सो सजेस्ट फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ द किट ऑन देयर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड इम्यूनिटी। यानी कि इसके लिए क्या दिया जाएगा, इसके लिए जो एक ऐप है वो ये फीडबैक करेगी, ये कलेक्ट करेगी फीडबैक को कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं जो उनके बच्चों के लिए किट प्रोवाइड की गई है उसके बारे में, यानी कि उनके स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा पर किट के प्रभाव के बारे में प्रतिक्रिया भी एकत्र करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पे खुला हुआ है, गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद यूपी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है। तो ये अपने आप में एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर का। एक ये इंस्टीट्यूट साउथ में हो गया बेंगलोर में, और एक नॉर्थ इंडिया में हो गया। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, यानी कि उत्तर पूर्व का ग्रामीण आजीविका परियोजना। तो ये एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडेड प्रोजेक्ट है, जो वर्ल्ड बैंक जिसको चला रहा है। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा इसको किया जा रहा है, और 2019 को इसको कंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज का ये, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करें तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं। एनईपी 2020 के मेन फीचर्स हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक तो शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन होगा, यानी कि सार्वभौमिकरण होगा, यानी सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक, प्री स्कूल का मतलब हुआ कि यानी कि स्कूल में जाने से पहले, यानी कि नर्सरी एलकेजी की बात भी की जा रही है, तब से लेके सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12वीं क्लास की बात की जा रही है। और 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब होता है कि सभी बच्चों का दाखिला स्कूल के अंदर होना चाहिए। किसी एरिया में जो भी बच्चे रह रहे हैं सभी का दाखिला होना चाहिए स्कूल के अंदर बाय 2030। तो 2030 तक इसका लक्ष्य है। फिर नया करिकुलर आया है, पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर है। पेडागॉगिकल का मतलब होता है कि जो पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, स्टडी जो टीचिंग की जो आर्ट होती है उसको पेडागोगी कहा जाता है। तो इसको 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे किया गया है। इसको 5+3+3+4 के फॉर्मेट पे किया गया है। फिर एम्फेसिस है ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी कि शुरुआत में ही बुनियादी जो साक्षरता है उसके ऊपर ध्यान जा रहा है। न्यूमरेसी स्किल्स पे, यानी कि संख्यात्मकता पे जोर दिया जा रहा है। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, की सेपरेशन नहीं होना चाहिए किसमें, एकेडमिक स्ट्रीम्स में। एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। और ये भी कहा जा रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है वो क्लास 6 से ही आरंभ हो जानी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंग्विज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने पर जोर देती है इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी स्कूल्स में भी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी, वेर एवर पॉसिबल। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5, यानी कि ये कहा जा रहा है कि आपकी मातृभाषा में, यानी आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी में 5वीं क्लास तक तो उसी में होना चाहिए। प्रीफरेबली कहा जा रहा है क्लास 8 तक अगर आप उसी लैंग्वेज में बोलें। मान लेते हैं अगर हम उत्तर भारत में रह रहे हैं और उत्तर भारत में हिंदी एक प्रमुख साधन है बच्चों को पढ़ाने का या आपस में बातचीत करने का, तो अगर हिंदी लैंग्वेज है तो 5वीं क्लास तक तो हिंदी में ही पढ़ाया जाना चाहिए बिल्कुल, और 8वीं क्लास तक आप कोशिश करें कि हिंदी में पढ़ाएं। उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेजेस में, जैसे कि इंग्लिश हुई, आप उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। विल बी द होम लैंग्वेज, ये कहा गया है कि 5वीं क्लास तक और खासकर 8वीं क्लास तक होम लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि जो घरों में बोली जाने वाली भाषा है, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या उस जगह की रीजनल लैंग्वेज। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। और ये भी कहा गया है कि पाली का एक नेशनल इंस्टीट्यूट, पर्शियन लैंग्वेज पे, प्राकृत लैंग्वेज पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा। साथ ही साथ एक भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी एक इंडियन इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। अब ये भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के साथ मूल्यांकन, सुधार और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए छात्र की क्या प्रगति हो रही है उस पर भी नियंत्रण रखा जाएगा, उस पर भी नज़र बनाई रखी जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, जिसका नाम परख रखा गया है, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू और एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको भी सेटअप किया जा सकता है एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट। सेटिंग अप ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी टू स्टैब्लिश ए मिनिमल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जैसे कि जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, यानी कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी चीज़ों की बात की जा रही है कि अच्छी अच्छी चीज़ें हमें करनी है। टीचर एजुकेशन टू मूव इनटू अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट। टीचर का भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर की एजुकेशन कैसी है, टीचर का स्किल डेवलपमेंट कैसा है। एंड 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड टू बिकम अ मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन। और अब सभी लोगों के लिए बीएड क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी 2030 तक। 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी लेके आनी है, 100% ये कहा जा रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है उसको 2035 तक 50% से ज़्यादा बढ़ाना है, किसमें? हायर एजुकेशन में, यानी कि जो यूनिवर्सिटी वाले एजुकेशन होते हैं वहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कितने बच्चे, उस उम्र के कितने बच्चों में से कितने बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको 50% ले जाना चाहिए, यह ले जाने का लक्ष्य है। मल्टीपल एंट्री, एग्जिट और जो ट्रांसफ़र है क्रेडिट का थ्रू एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो क्रेडिट्स जो बच्चों को मिलते हैं आजकल कोर्सेज करने पे, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि क्रेडिट्स का कैसे ट्रांसफ़र वगैरह होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी स्टैब्लिश्ड टू फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, यानी कि एक मजबूत एक अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी। लाइट बट टाइट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा का एक सख्त विनियमन होगा, सिंगल रेगुलेटर होगा जिसके 4 सेपरेट अलग अलग वर्टिकल्स होंगे और सब के सब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम करेंगे। स्टेज वाइज मैकेनिज्म होगा जिसमें कि आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस को, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। NEP 2020 ये भी एडवोकेट करता है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल समता के साथ करेंगे, इक्विटी के साथ करेंगे। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा। फिर एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाएंगे जिसमें कि यानी कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी कम्युनिटीज़ के लिए कहा जाएगा कि जेंडर को इंक्लूड किया जाना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे उन क्षेत्रों में जो डिसएडवांटेज हैं, यानी कि जहाँ पर पढ़ाई की शिक्षा, यानी पढ़ाई की जो चीज़ें थी या शिक्षा की जो प्रगति थी वो इतनी अच्छे से अब तक नहीं हो पाई है। NEP 2020 रिकमेंड्स दैट एवरी स्टेट विल बी एनकरेज्ड टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग और इस्टेब्लिश बाल भवन, जहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस कैन विजिट वंस अ वीक। तो बाल भवन बनाने की बात की जा रही है जहाँ पे बच्चे जो हैं उनको हर हफ्ते, यानी कि वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार जो है वो विजिट वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी से न्यूज़ आ रही है कि कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14 वाटर ड्रोम की बात की गई है कि उड़ान स्कीम के तहत 14 वाटर ड्रोम को सेटअप किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सी प्लेन ऑपरेशंस फ्रॉम वाटर एयरड्रोम्स अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14 वाटर ड्रोम बनाने की बात कही है। अब वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि है सरदार सरोवर डैम स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में, स्वराज द्वीप ये हैवलॉक आइलैंड है, शहीद द्वीप जो कि नील आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर है, ये सभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। फिर गुवाहाटी का रिवर फ्रंट है और उमरांगसो रिजर्वायर है असम में। फिर नागार्जुना सागर है तेलंगाना में, प्रकाशम बराज है आंध्र प्रदेश में, मिनीकॉय कावाराती अगाती है लक्षद्वीप आइलैंड में। तो इन सबको वाटर एयरड्रोम से जोड़ने की बात की जा रही है। आउट ऑफ दीज वाटर एयरड्रोम्स सरदार सरोवर डैम का और साबरमती रिवर फ्रंट का 2020 से ही ऑपरेशनलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर अभी पहले से ही 2020 से ही जो पानी के प्लेन्स हैं, सी प्लेन्स हैं, वो उतर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्लियरेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मैंडेटरी
फॉर द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो सरकार का ये कहना है कि GEAC से, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से, ये कंपलसरी है कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, GM क्रॉप्स के लिए परमिशन पहले लेनी ही पड़ेगी, तभी उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। GEAC एक स्टैट्यूटरी कमेटी है, कानून के तहत बनी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर। अब किस रूल के तहत बनी है ये, कि हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी कि विनिर्माण कर सकते हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को देश में इसका आयात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, किसका, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स का या सेल्स का। और ये रूल कब आए थे, 1989 के रूल्स हैं। और इनको किसके तहत बनाया गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको बनाया गया है। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी इज द चेयरपर्सन। किसी राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, यानी कि जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है उस राज्य का, वो स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन होगा। कोई भी कंप्लेन होगी तो वो उन्हीं के पास जाएगी। BT कॉटन अभी अपने आप में एकमात्र ऐसी GM क्रॉप है जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, यानी कि इस तरह से जिससे कि उसका व्यापार किया जा सके, इस तरह की कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्टडी कंडक्ट की गई है 2012 से 2015 तक ऑन इम्पैक्ट ऑफ BT कॉटन ऑन 2700 कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स बिलोंगिंग टू 18 मेजर कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा कॉटन वैसे उगता है। ऑल्सो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ डन द फीडिंग स्टडीज ऑफ BT कॉटन ऑन वेरियस एनिमल्स। ICAR ने ये स्टडी करी है कि अगर BT कॉटन के बीज को कई सारे जानवरों को खिलाया जाए तो क्या उससे उन जानवरों पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो उनको ब्रॉयलर चिकन्स को खिलाया गया है, लैम्ब को, काउस को, गोट को, और ये पाया गया है कि ये सेफ है। नेक्स्ट आता है श्री पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्चेज NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सब्सिडरी फॉर मैन्योर मैनेजमेंट। तो मैन्योर के मैनेजमेंट के लिए, यानी कि खाद के प्रबंधन के लिए NDDB की एक सब्सिडरी को खोला गया है। तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के, उन्होंने NDDB मृदा लिमिटेड, मृदा का मतलब हुआ मिट्टी, तो मृदा लिमिटेड बनाई है। एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है NDDB की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, जिससे कि मैन्योर मैनेजमेंट यानी खाद का प्रबंधन देश के अंदर अच्छे से हो सके। तो NDDB ने जो NDDB मृदा लिमिटेड बनाई है, ये एक अनलिस्टेड है, पहली बात तो पब्लिक कंपनी है जिसको कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया है और 9.5 करोड़ पेड अप कैपिटल के साथ इसको बनाया गया है। NDDB मृदा लिमिटेड विल ओपन एवेन्यूज ऑफ एडिशनल इनकम। इसके वजह से जो डेयरी के किसान हैं उनको एडिशनल इनकम मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस का जो टारगेट रखा है देश के अंदर, वो 15% से बढ़ाकर एनर्जी मिक्स टू 15% 2030 फ्रॉम अबाउट 6.3% नाउ। अभी जो 6.3% है उससे बढ़ाकर 15% रखा है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ नेशनल गैस ग्रिड, तो नेशनल गैस ग्रिड का एक्सपेंशन किया गया है 33,500 किलोमीटर का। फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा दिया गया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की टर्मिनल को बनाया गया है। एलोकेशन ऑफ डोमेस्टिक गैस टू कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि जो डोमेस्टिक गैस हैं उनका एलोकेशन किया गया है किनको, कंप्रेस नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट को और पाइप नेचुरल गैस डोमेस्टिक को। अलाउइंग मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम टू गैस प्रोड्यूस फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एरियाज, और सतत इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि बायो CNG को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शंस और जो स्टैब्लिशमेंट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, यानी कि PNG और CNG की बात की जा रही है कि PNG CNG स्टेशन को बनाया गया है जिससे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, यानी कि पूरे शहर के अंदर जो गैस पाइपलाइन के थ्रू चले जाए, सिलेंडर्स भिजवाने ना पड़े। बेनिफिट्स क्या हैं कंप्रेस्ड बायोगैस के, तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने सतत इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2018 में, यानी कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इनिशिएटिव था जिससे कि एम इसका यह था कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिससे कि कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकें फ्रॉम वेरियस वेस्ट ऑब्लिक बायोमास सोर्सेज। सतत इनिशिएटिव के तहत ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज आर इन्वाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस CBG फ्रॉम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। 35 अब तक ऐसे प्लांट लगाए गए हैं। नेक्स्ट आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि चीता मित्रास कौन है, यानी कि चीता के जो मित्र बनाए गए हैं, क्योंकि चीता अभी इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो चीता मित्रास कौन है,
तो चीता मित्राज हैव मेनली बीन इन्वॉल्व बाय द गवर्नमेंट टू फैमिलियराइज द लोकल पॉपुलेशन। अब देखिए, इससे पहले कूनू नेशनल पार्क में अगर हम देखें तो डियर हुआ करते थे और लेपर्ड हुआ करते थे, तेंदुए भी हुआ करते थे वहाँ पे। अब जब वहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो लोगों को, ग्रामीण लोगों को, आसपास के लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि लेपर्ड में यानी कि तेंदुए में और चीते में फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क है, कैसे वो फ़र्क दिखता है, तेंदुए का क्या व्यवहार रहता है इंसानों के प्रति और चीते का क्या व्यवहार रहता है इंसानों के प्रति, तो इस सब को समझने की ज़रूरी है। As the cheetah have been brought to Kuno, the nearby villages might be unaware of the changes that can come about। तो हो सकता है कि आसपास के लोगों को जो चेंज आने जा रहा है चीता के आने से वो उनको ना समझ में आ पाए, जिससे कि लोकल पॉपुलेशन ये समझ सके कि चीता क्या है, उनकी क्या खासियतें हैं। तो इसलिए 400 चीता मित्रा को ट्रेन किया गया है 51 गाँव से, जिसमें स्कूल टीचर्स भी हैं, गाँव के सरपंच भी हैं और पटवारी भी हैं। One such change would be the animals venturing out of the parks into human settlement। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीता जो है वो इंसान के प्रति एग्रेसिव नहीं होते हैं, यानी कि लोगों के प्रति लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं। और क्योंकि अगर हम देखें तो चीता अपने आप में सबसे ज़्यादा एक पालतू बनाया हुआ यानी कि पेट बनाया हुआ जीव होता था कैट फैमिली का। जैसे कि शेर है, टाइगर है, लॉयन है, उनमें से जो चीता है उनको बहुत आसानी से पेट बनाया जा सकता है। द रेसिडेंट्स हैव बीन टोल्ड हाउ टू डिफ्रेंशिएट द चीता फ्रॉम अ लेपर्ड। तो लोगों को ये बताया जा रहा है कि चीता को तेंदुए से अलग कैसे करेंगे आप, क्योंकि चीता जो है वो इंसानों पे जल्दी से अटैक नहीं करते हैं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि जब अगर आप कैटल को यानी अपने मवेशियों को चराने के लिए लेके जाते हैं जंगल में, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। जो कम्युनिटी रेडियो है जहाँ पे सारी खबरें दी जाती हैं कि चीता वगैरह या लेपर्ड वगैरह कहाँ घूम रहे हैं, उसको सुन के जाना है। तो लास्ट में प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है आदि कृथिगई, ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का। फिर आता है मैरीटाइम पार्टनरशिप हो रही है जापान के बीच में और भारत के बीच में। प्राइम मिनिस्टर ने नीरज चोपड़ा को कॉन्ग्रेचुलेट किया है क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेंस जैवलिन में, और ये पहले भारतीय मेल हो गए हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने हिज हाइनेस शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कॉन्ग्रेचुलेशन दी है क्योंकि वो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर लगे हैं। और जो 2 डिफेंस कॉरिडोर भारत में बनाए जा रहे हैं, एक यूपी में है और एक तमिलनाडु में है। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो उससे ज़रूर सवाल पूछिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।